गुड मॉर्निंग। ज्ञानदूत 2.0 में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जड़त्वीय निर्देश तंत्र और गैलीलियन रूपांतरण कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी थी। इस लेक्चर में मैं आपको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, वो कहाँ पर आपको प्रदर्शित होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम सूडो या फिक्टिशियस फोर्स के बारे में समझेंगे, आभासी या छद्म बल। देखिए, आभासी या छद्म बल हम उनको कहते हैं जो बल किसी कण पर वास्तव में कार्य नहीं करते, लेकिन निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण कण पर लगते हुए प्रतीत होते हैं। उन्हें हम आभासी या छद्म बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक निर्देश तंत्र S है और उस पर कोई कण P स्थित है और उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में अगर हम S निर्देश तंत्र में कण P को देखेंगे तो उसका त्वरण हमें 0 दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई अन्य निर्देश तंत्र हम ले लेते हैं जो कि स्वयं, मतलब उसका नाम हम S' लिख देते हैं और वो स्वयं A0 त्वरण से गति कर रहा है S के सापेक्ष, यानी निर्देश तंत्र S तो स्थिर है लेकिन S' निर्देश तंत्र A0 त्वरण से गति कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम S' तंत्र में बैठ के बिंदु P को देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे वह -A0 त्वरण से गति करता हुआ प्रतीत हो रहा है, या हमें ऐसा लगेगा कि कण P पर -MA0 बल लगता हुआ प्रतीत होगा हमें। वास्तव में तो उस पर बल नहीं लग रहा, लेकिन निर्देश तंत्र S' की त्वरित गति के कारण लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे बल हमारे आभासी या छद्म बल होंगे। और जो इस प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, यानी जैसे S' निर्देश तंत्र है, वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। क्योंकि अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों में न्यूटन के द्वितीय और प्रथम नियम वैध नहीं रहते, क्योंकि उसमें तो ये सीधा सीधा नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम तो यही कहता है यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा तो उसका त्वरण 0 होगा। लेकिन यहाँ पर बल न लगने के बावजूद हमें उस पर एक बल उसका त्वरण दिखाई, उसकी गति त्वरित दिखाई देती है। तो अब मान लीजिए यदि किसी कण पर जड़त्वीय स्थिर निर्देश तंत्र में एक वास्तव में एक बल लग रहा है और उस बल का नाम हम दे देते हैं FR, रियल बल लग रहा है उस पर, तो उस कारण से उसमें एक त्वरण दिखाई देगा जिसको हम नाम दे सकते हैं AR। अब वो न्यूटन के नियम से FR जो है वो MAR के बराबर होगा। अब क्या होगा, दूसरा तंत्र ले लेते हैं S' जो कि त्वरित गति कर रहा है। तो कण पर उस वक्त लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो वास्तविक बल तो लग ही रहा है उस पर, लेकिन एक बल आभासी बल और लगने लगता है। वो आभासी बल या एपरेंट बल जो है उसका नाम अगर हम FA दे दें तो क्या होगा, जो परिणामी बल होगा वह सदिश योग के तुल्य होगा। किसके? FR और FA, यानी FR तो उसका वास्तविक बल है और FA उस पर लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये अगर हम S तंत्र में बैठ के देखेंगे तब तो खाली हमें FR बल ही दिखेगा, लेकिन S' तंत्र में देखेंगे तो हमारे को उस कण पर F बल लगता हुआ प्रतीत होगा जो कि FR प्लस FA के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसको अगर हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे तो MA is equals to MAR minus MA0. If M gets cancelled, A is equals to AR minus A0. यहाँ -MA0 आभासी बल के कारण
कण के ऊपर लगने वाला बल है और वो m इंटू a0 के गुणनफल के बराबर होता है और निर्देश तंत्र की दिशा के विपरीत दिशा में वो गति करता है। इसका हम एक दो उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे अगर कोई त्वरित वेग से गतिशील लिफ्ट है या कोई रॉकेट है, उसके अंदर इस चीज आभासी बल को आसानी से अनुभव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति कर रही है, ऐसे समय में उसका जो भार है वो तो नीचे की ओर कार्यरत है, लेकिन इसके कारण इस कण के ऊपर एक एडिशनल आभासी बल लगता प्रतीत होता है जो ma0 के बराबर है। ऐसे में लिफ्ट या रॉकेट के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को भार में वृद्धि प्रतीत होती है। ठीक है, तो हम इसको जो उसका जो कुल परिणामी बल है वो किसके बराबर हो जाएगा, Fr प्लस Fa। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये नेगेटिव साइन है लेकिन वो ऊपर की ओर लग रहा है और ये नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर रॉकेट या लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा है और वो तेजी से त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है तो व्यक्ति को अपने भार में वृद्धि महसूस होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर वह नीचे की ओर गिर रही है या नीचे की ओर लिफ्ट आ रही है त्वरित गति से, तो उसको भार में कमी प्रतीत होगी, mg माइनस ma0 होगी। और अगर वो स्वतंत्रता पूर्वक गिरे, ऐसी स्थिति में a0 जो है वो g के बराबर हो जाएगा। वो तो उस वक्त क्या हो जाएगा, उसको भारहीन यानी भार उसका शून्य हो जाएगा और भारहीन अवस्था में वह नीचे की ओर आना शुरू होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है सूडो फोर्स का। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा उदाहरण ले एक घूमते हुए निर्देश तंत्र का। अब घूमते हुए निर्देश तंत्र में दो बल हैं जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उन बलों के नाम मैं यहाँ बता देती हूँ। एक तो है कोरियोलिस बल और दूसरा है अपकेंद्रीय बल। कोरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी निर्देश तंत्र के घूमने के कारण लगते हुए प्रतीत होते हैं, जिनके बारे में हम, ये भी वास्तविक बल नहीं होते, सूडो फोर्सेस होते हैं और इनके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो ये तो हमने बात करी फिक्टिशियस फोर्सेस के बारे में। अब हम फिक्टिशियस फोर्सेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानकारी से पहले हम रूपांतरण समीकरणों का फिर से अध्ययन करेंगे, जिनका हमने गैलीलियन रूपांतरण के अंदर किया था। आपको ध्यान होगा इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने दो निर्देश तंत्र लिए थे, जिसमें एक निर्देश तंत्र दूसरे से थीटा कोण से झुका हुआ था और उसके सापेक्ष हमने रूपांतरण समीकरणें निकाली थी। आपको चित्र में दिखाती हूँ जिससे आपको ध्यान में आएगा। ये देखिए, हमने कुछ ऐसे ही लिया था। इसमें S एक निर्देश तंत्र है XYZ और दूसरा निर्देश तंत्र है R X डैश Y डैश और Z डैश। इसमें हमने सरलता के लिए 2 डायमेंशनल स्टडी करने के लिए हमने ये मान लिया था कि Z और Z डैश अक्ष एक दूसरे पर ही संपाती हैं। दोनों के जो मूल बिंदु है या ओरिजिन है वो एक ही जगह पर स्थित है, O पर, और X और X डैश में थीटा कोण है, Y और Y डैश के अंदर भी थीटा कोण है। और फिर हमने X डैश और X, Y डैश और Y, Z डैश और Z की रूपांतरण समीकरण ज्ञात करी थी इस चित्र की सहायता से। तो उस चीज को अब हम दोबारा नहीं करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इसके अंदर हमने प्रारंभ में जब हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़े थे, उस वक्त हमने S और R दोनों को ही स्थिर माना था, यानी R थीटा कोण से झुका हुआ है लेकिन वह स्थिर अवस्था में है। यहाँ हम उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। प्रारंभ में R जो निर्देश तंत्र है वह S के ऊपर संपाती रूप से स्थित है, लेकिन जब आप यानी t बराबर 0 पे दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं, लेकिन जब आप घड़ी ऑन करते हो तो समय के साथ वह
ओमेगा कोणीय वेग से चलता हुआ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चलना प्रारंभ करता है और टी समय पश्चात चित्र में दिखाए अनुसार वह अवस्था में पहुंच जाता है। अब इसके अंदर जब हम इससे क्या होगा, अगर ओमेगा कोणीय वेग से ये गति कर रहा है तो टी समय पश्चात हम कोण कैसे परिभाषित कर सकते हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी, कोणीय वेग की परिभाषा से। तो अब हम थीटा की जगह ओमेगा टी रख देते हैं और देखते हैं कि अब इसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। तो हमने वही एस और आर दो निर्देश तंत्र लिए हैं। यहाँ एस और एस डैश न लगकर हमने नाम दे दिया एस और आर डैश। आर एस हो गया आपका स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर हो गया आपका रोटेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी आर तो है घूर्णी निर्देश तंत्र और एस जो है वो स्थिर निर्देश तंत्र है और प्रारंभ में टी बराबर 0 पर संपाती हैं। आर को हमने नियत कोणीय वेग से, यहाँ पर ध्यान रखिए कोणीय वेग को हमने नियत रखा हुआ है और टी समय पश्चात वह थीटा कोण से झुके हुए हैं। इस स्थिति में जो हमने x डैश y डैश और z डैश के x y z से रूपांतरण समीकरण निकाली थी, उन्हीं को मैं पुनः लिख रही हूँ। x डैश बराबर x cos थीटा था वहां पे, मैं यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी रख रही हूँ, प्लस y साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इन्होंने इस चीज को मिस कर दिया है, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा y साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ऐसे ही सेकेंड वाले में आ जाएगा y डैश बराबर y cos ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी और z डैश बराबर z हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर, ये तो हमारी हो गई 2 डायमेंशनल रूपांतरण समीकरण। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा वेग रूपांतरण समीकरण भी निकालने का प्रयास करेंगे। इसमें यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इसके अंदर जो समय है उसका हमारे को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रूपांतरण समीकरण समय पर आश्रित है। तो अब हम सबसे पहले विस्थापन का रूपांतरण क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। तो देखो, जो आपकी पहले जो तीनों समीकरणें हैं उनको t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x का dx डैश, x डैश का हो जाएगा dx डैश। यहाँ एक बार x का करा है और दूसरी बार मैंने t के cos ओमेगा t का अवकलन करा है, तो ये हो गया dx cos ओमेगा t। उसके बाद cos ओमेगा t का अवकलन हो गया माइनस ओमेगा x साइन ओमेगा t dt, और ऐसे ही दोनों चीज़ों को कर दिया और मैंने उनको रीअरेंज करके dt के टर्म्स को अलग कर लिया और dx dy के टर्म्स को अलग कर दिया। तो फाइनली अगर हम देखें तो y cos ओमेगा t और x cos ओमेगा t, ये आपको क्या चीज दिख रही है, ये देखिए अगर हम देखें तो हमने जो y डैश लिखा था वो यही है, ये देखो y cos ओमेगा t माइनस x साइन ओमेगा t यही है। तो इस कारण से यहाँ पे जो हमने लिखा है y cos ओमेगा t माइनस x साइन ओमेगा t, उसकी जगह मैंने लिख दिया y डैश। तो मेरे पास क्या आ गया, dx डैश बराबर dx cos ओमेगा t प्लस dy साइन ओमेगा t और ओमेगा y डैश dt, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पर एक्चुअल में एक सेकेंड, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देती हूँ मैं।
हमारा इसके अंदर यहाँ पे मैं करेक्शन कर देती हूँ, यहाँ पे डी वाई डी नहीं होगा, उसकी जगह हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, ओमेगा वाई डैश डी टी हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से हम डी वाई डैश को भी निकाल सकते हैं, डी वाई डैश को भी डिफ्रेंशिएट करके, और यहाँ पर भी x cos ओमेगा टी प्लस y sin ओमेगा टी आपके x डैश के बराबर है, तो यहाँ मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा x डैश डी टी, और डी जेड डैश बराबर डी जेड हो गया। तो इस प्रकार से मैंने विस्थापन का रूपांतरण निकाल लिया। अब मुझे वेग का रूपांतरण निकालना है, तो हम वेग का रूपांतरण तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। जो हमने dx डैश dy डैश dz डैश निकाले हैं, उनके अंदर हम t से भाग लगा दें, तो t से भाग लगा देते हैं। देखो dx डैश बाई dt जहाँ जहाँ भी, और इधर जो dt था वो कैंसिल आउट हो गया। अब dx डैश बाई dt ये क्या है, ये कण का वेग है x r फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो उसको मैं नाम देती हूँ ux डैश। फिर इसी प्रकार से dx बाई dt को मैं नाम दे सकती हूँ ux, जो कि s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कण का वेग है, x दिशा में वेग है, और ऐसे uy दे देती हूँ dy बाई dt को, जो y दिशा में वेग को इंगित कर रहा है। और तो हमारे पास वेग रूपांतरण समीकरण आ गई, ux डैश बराबर ux cos ओमेगा टी प्लस uy sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा y डैश। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से y डैश वाली टर्म को dy डैश वाली टर्म को भी dt से भाग लगाने पर हमें uy डैश प्राप्त हो जाता है, और ऐसे ही uz डैश भी प्राप्त हो जाता है। और ये तीनों ही 7, 8 और 9 ये हमारी हो गई वेग रूपांतरण समीकरण, जब हमारा एक फ्रेम दूसरे के सापेक्ष ओमेगा नियत वेग से गतिमान है। अब ये जो तीनों समीकरण हैं, अगर इनका पुनः अवकलन कर दिया जाए तो हमें त्वरण का रूपांतरण मिल जाएगा। अब देखिए, इनको दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ux डैश का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, तो यहाँ पे dux डैश cos ओमेगा dt अब cos ओमेगा t, duy अपॉन dt sin ओमेगा t, फिर उसके बाद ओमेगा cos ओमेगा t का करते हैं तो माइनस ओमेगा ux sin ओमेगा t प्लस ओमेगा uy cos ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड टर्म और है हमारी इसके अंदर, ये देखिए ux डैश के अंदर एक टर्म और थी, ये दो तो हो गई ओमेगा y डैश, तो ओमेगा का तो होगा नहीं, इसका होगा dy डैश अपॉन dt, तो इसका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ओमेगा dy डैश अपॉन dt। बिल्कुल, अब अगर हम जैसे पहले लिखा था वैसे ही हम इसको त्वरण के रूप में लिखें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ax डैश बराबर ax cos ओमेगा t प्लस ay sin ओमेगा t प्लस ओमेगा uy डैश, ओमेगा हमने कॉमन ले लिया इन तीनों में से, तो ओमेगा हो जाएगा, इसको मैं uy डैश लिख सकती हूँ, तो uy डैश हो गया, और प्लस देखो इसमें ओमेगा, हाँ इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास है ux sin ओमेगा t, uy cos ओमेगा t, इस वाली लाइन को आप ध्यान से देखिए। इसमें से अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास आता है uy cos ओमेगा t माइनस ux sin ओमेगा t। अब अगर हम इसमें ऊपर चलें तो हम देखते हैं इसके अंदर कि ux cos ओमेगा t, uy cos ओमेगा t माइनस ux sin ओमेगा t हमारा किसके बराबर है, वो है u डैश y के बराबर है, लेकिन साथ ही साथ ये टर्म भी उसमें आएगी प्लस ओमेगा x डैश के बराबर है, तो ये चीज़ हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इस चीज़ को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ओमेगा u डैश y प्लस ओमेगा x डैश से रिप्लेस कर दिया। अब मैं इन दोनों टर्म्स को और इन टर्म्स को कॉमन ले लेती हूँ, तो देखो इसमें यहाँ पर भी u डैश y आ रहा है, यहाँ पर भी, तो ये तो हो गया 2 ओमेगा u डैश y, और ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर x डैश। तो हमारे पास ax डैश का रूपांतरण आ गया।
इसी प्रकार से अगर हम uy डैश को t के सापेक्ष अवकलन करें, डिफ्रेंशिएट करें, तो हमें ay डैश इस रूप में प्राप्त होता है और इसी प्रकार से az डैश प्राप्त होता है। az डैश के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमने az डैश और az में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, इसलिए वो हमेशा बराबर प्राप्त होता है। अब देखिए जड़त्वीय निर्देश तंत्र का नियम क्या है। नियम ये कहता है कि अगर किसी कण के ऊपर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई त्वरण नहीं लग रहा तो क्या होगा। उस स्थिति में ax का मान 0 होना चाहिए, ay का मान 0 होना चाहिए और az का मान भी 0 होना चाहिए। तो हम इनको 0 रख देते हैं। मान लीजिए कि उस कण पर कोई त्वरण नहीं लग रहा, तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना, और ऐसे ही ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और az डैश भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास a डैश x क्या बचेगा, 0 नहीं होगा, कितना रह जाएगा, 2 ओमेगा uy डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर x डैश। ऐसे ही ay डैश की भी इतनी टर्म रह जाएगी विच इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं है, az डैश 0 के बराबर होगा। तो इस घटना से, इस प्रक्रिया को करने से हमें ये पता चलता है कि जब किसी कण पर एस निर्देश तंत्र के अंदर कोई बल नहीं, कोई त्वरण नहीं लग रहा, उसके बावजूद आर निर्देश तंत्र में उसके अंदर एक त्वरण लगता हुआ प्रतीत हो रहा है जिसका मान इसके बराबर है। ठीक है, एक्स दिशा में उसका मान इसके बराबर है और वाई दिशा में उसका मान इसके बराबर है। तो कहने की बात ये हो गई कि एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अगर किसी कण पर त्वरण नहीं लग रहा तो भी आर जो घूर्णन निर्देश तंत्र है उसमें स्वयं के घूर्णन के कारण उस कण पर एक त्वरण प्रतीत होता है जो कि एक्स दिशा में ax डैश और y दिशा में a डैश y से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो इस प्रकार के घूर्णन निर्देश तंत्र हैं वो क्या हो गए, वो हमारे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गए, क्योंकि जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए जरूरी है कि अगर एक तंत्र में त्वरण नहीं लगे तो दूसरे में भी उस कण में त्वरण नहीं दिखाई देना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई निर्देश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है तो वो निश्चित रूप से अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा, अभी हमने द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझा। अब हम इसी को 3 डायमेंशनल फॉर्म में लेकर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो भी नेचर में जो तंत्र हैं वो हम उसको 3 डायमेंशनली यानी त्रिविमीय दिशा में उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ हम फिर से घूर्णन निर्देश तंत्र को समझेंगे, लेकिन अब की बार हम उसके अंदर 3 डायमेंशनल उसका विवेचन करेंगे यानी त्रिविमीय विवेचन करेंगे। और इसी के माध्यम से, इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के माध्यम से ही हम कोरियोलिसिस फोर्स की विवेचना कर पाएंगे। तो देखिए इसके अंदर भी मैं जल्दी से आपको बता दूं, हम क्या करेंगे, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, एक हो गया आपका आर और दूसरा हो गया एस, और इसके अंदर एस जो है वो स्थिर निर्देश तंत्र है और आर जो है वो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पे हम इसमें शुरू करेंगे कि जो एस निर्देश तंत्र में कोई कण P स्थित है उसके निर्देशांक x, y, z द्वारा दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो यूनिट वेक्टर्स हैं या एकांक सदिश हैं वो हमारे i, j के द्वारा दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम स्थिति सदिश कैसे कह सकते हैं, हम स्थिति सदिश को OP बराबर r xi प्लस yj प्लस zk से डिनोट कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर इस अवस्था को पढ़ना शुरू करेंगे।
तो इसको हम समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको समझेंगे और फिर हम इसको कोरियोलिस त्वरण क्या है उसके बारे में भी गंभीरता से अध्ययन करेंगे।